तो ई गवर्नेंस में अवधारणा देखते हैं। पहले तो शासन में पारदर्शिता, शासन में सेवा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कॉमन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ठीक है, तो सरकार का संबंध होता है जनता से, पर आईसीटी से पुनः परिभाषित करना है इस संबंध को। तो इसकी विशेषताएं क्या होगी? ये परंपरागत नहीं है, आधुनिक होंगे। ठीक है, कागजी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रूप के होंगे, समयबद्ध ना होकर 24/7 होंगे, संबंध स्थानाबद्ध ना होकर सर्वत्र होंगे, सीमित नहीं है बल्कि असीमित होंगे। फिर है ये फेसलेस होंगे, गोपनीय नहीं है, पारदर्शी होंगे, संबंध निकट के स्थान पर दूरस्थ होंगे। फिर सरकार से जुड़ने के लिए साक्षरता नहीं, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस जरूरी, अर्थात अब अनपढ़ व्यक्ति भी इससे जुड़ सकेंगे। ठीक है, फिर ई गवर्नेंस से बदलाव, तो ता वाले सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे आधार तत्व क्या है? 3C, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डिजिटल आईडी होनी चाहिए और डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, कंप्यूटर डिजी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर कनेक्ट यानी कनेक्ट, और क्लाइंट यानी डिजी लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। अब इसमें कैपिटल, फिर है कंटेंट यानी डाटा, कैपेबिलिटी यानी क्षमता निर्माण, साइबर स्पेस, साइबर सिटीजन, साइबर सिक्योरिटी आ गए। फिर प्रस्तुति और प्रतिमान, तो इसमें आ गई ई गवर्नेंस, लागू करने पर सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। और इसका आधार इस आधार पर ई गवर्नेंस 3 तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्रस्तुति क्या है इसका? प्रस्तुति प्रतिमान क्या है? ई गवर्नेंस लागू करने पर सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। इसके आधार पर ई गवर्नेंस को 3 तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग मॉडल हो गया पहला, तो ठीक है, जिसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस में चारों ओर सूचनाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए इसमें, और सूचनाओं के प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा होता है क्रिटिकल फ्लो, जिसमें एक नियत दिशा होती है। तो ई गवर्नेंस में सूचनाओं का प्रवाह विशिष्ट प्रवाह होना चाहिए, या सूचना वर्ग विशेष को ध्यान रखकर प्रवाहित होनी चाहिए। जैसे ये वाली सूचना जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, इस लोगों को जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, उस तरीके से तो फिल्टर लगा देते हैं हम और फिर जनता तक पहुंचाते हैं। फिर है एडवोकेसी मॉडल, तो ये यानी कि सलाहकारी। इसमें क्या होता है, सूचना जनता की आवश्यकता के अनुसार दी जाएगी। जैसे जनता ने कोई मांग की है सूचना, तब उनको फिल्टर लगा के कोई सूचना दे दी जाएगी। तो इसको कहते हैं सलाहकारी यानी एडवोकेसी मॉडल। तो 3 मॉडल हो गए, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, क्रिटिकल फ्लो और एक होता है एडवोकेसी मॉडल। फिर है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। इसमें सूचनाओं के वे रोक टोक को सुनिश्चित किया जाता है, तो सूचनाओं का रोक टोक को सुनिश्चित कर लेते हैं, जैसे प्रवाह को। ठीक है, फिर नागरिकों को सशक्त एवं सूचित बनाता है ये, सूचना तंत्र में पारदर्शिता बढ़ती है और विश्वसनीयता बढ़ती है, सरकारी नियंत्रण बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सूचनाओं के ग्राहक को मतलब सुनिश्चित नहीं कर सकते इसमें, मतलब सूचना एक, यार ये मैंने कुछ गलत लिखा है, फिर समझ नहीं आ रहा। फिर नेगेटिव, सूचना की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जो प्राप्तकर्ता के लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी सूचनाएं देते हैं, कोई काट छांट नहीं है, सबको भेज रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक सूचना हो जाती है और प्राप्तकर्ता के लिए समस्या है। फिर अनावश्यक सूचनाएं भी दी जाने लगती हैं, सूचना प्राप्तकर्ता के मन में कंफ्यूजन बढ़ता है, सूचना स्टोर व हैंडल करना आसान नहीं, व लागत अधिक होती है इसकी। फिर क्रिटिकल मॉडल के पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो अनावश्यक सूचना प्रदान नहीं करता ये, सूचनाओं की फिल्टरिंग, सूचना प्राप्तकर्ता के लिए सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। तो यहाँ पे सूचनाओं की फिल्टरिंग कर देते हैं कि जैसे कोई मान लो ऐसे कि जैसे औरतों के लिए कोई सूचना भेजनी है, तो उसमें औरतों के रिलेटेड भेज दिया कि भाई ये कोई स्कीम है, इसमें औरतों को लाभ मिलेगा, तो फिर हमने फिल्टर लगा दिया कि भाई ये सिर्फ औरतों को जानी चाहिए और मतलब और कोई नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो? फिर एक कोई है कि मतलब कि इस राज्य के लोगों को जानी चाहिए या फिर इस कम्युनिटी के लोगों को जानी चाहिए, तो अपन उन्हीं को भेजते हैं, औरों को नहीं भेजते, उस टाइप की।
फिर इसमें सूचनाओं को स्टोर करना व हैंडल करना आसान तथा लागत कम होती है इसमें। फिर नेगेटिव, इसके नेगेटिव क्या है, सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दे सकती है और सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा पैदा कर सकती हैं। सूचनाएं आधी अधूरी या अपूर्ण प्रदान की जाने की संभावना बढ़ जाती है। सूचना तंत्र में पारदर्शिता को प्रभावित करती है ये। फिर वह एडवोकेसी मॉडल, एडवाइस एडवोकेसी तो इसमें क्या था, एडवाइजरी में इसमें सूचना जनता की आवश्यकता अनुसार ही प्रदान की जाती है। पॉजिटिव कि भाई तुमको जरूरत है, मेरे को जानना है कि भाई ये स्कीम का क्या हुआ, कितने लोगों को मिला, तो ही दी जाएगी। फिर पारदर्शिता व विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है और प्रभावी सूचना मिलेगी। समस्या नहीं, अब इसका नेगेटिव क्या है, समस्या नहीं परंतु बाधाएं हैं, जैसे क्या जनता उतनी जागरूक है, सक्षम है, सूचित है, यह एक प्रमुख प्रश्न होता है इस वाली में। फिर है इसके निष्कर्ष, तो डेमोक्रेसी में सूचनाओं का प्रभाव जनता की मांग व आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए, परंतु इसके लिए जन सशक्तिकरण, सक्षम व जागरूक जनता भी होनी चाहिए जो इन अधिकारों का इस्तेमाल स्वयं के साथ 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 समाज व देश की भलाई में कर सके। इसलिए एडवाइजरी और एडवोकेसी मॉडल डेमोक्रेटिक देशों के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसलिए कौन सा, ये वाला आखिरी वाला, जिसमें सूचना जनता मांग रही है और उनको सूचना दी जा रही है। तो अपन ने तीनों मॉडल देख लिए हैं। इसमें एक में तो सब, मतलब कोई भी फिल्टर नहीं कर रहे, सबको भेज रहे हैं। एक में अपन फिल्टर करके ही दे रहे हैं। एक में अपन भेज रहे हैं जब जनता को मांग है। फिर है कॉर्पोरेटिव मॉडल, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसके तहत ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडल की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ को अपनाया जाने का चलन है। तो इसमें हम क्या है, सारे मॉडल की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ को अपनाते हैं। यह स्टैंडर्ड मानकीकृत मॉडल है जो यह बताता है कि आदर्श मॉडल कैसा होना चाहिए, इसलिए यह यूटोपियन यानी काल्पनिक मॉडल है। और फिर है अंतःक्रियात्मक प्रतिमान, जैसे शासन जनता संबंधों के रूप में, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B, G2C। ठीक है, अब ये क्या है और उदाहरण क्या है, इनके उद्देश्य क्या है देखते हैं। तो G2G देखते हैं पहले, तो देखो इसका क्या है, दो समान स्तर की सरकारों के मध्य, केंद्र या राज्य के मध्य व एक देश की सरकार के साथ दूसरे देश की सरकार के मध्य संबंध G2G संबंध है। ठीक है, अब ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल में जैसे सेंटर का स्टेट के साथ, स्टेट का लोकल बॉडी के साथ, और हॉरिजॉन्टल में जैसे स्टेट का स्टेट के साथ, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या है। फिर है जैसे इसके उदाहरण, जैसे ब्रिक्स हो गए, SCO हो गए, G20 हो गई। तो ये एक C2C है, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, फिर दूसरा जैसे GST काउंसिल हो गई, जोनल काउंसिल हो गई और इंटर स्टेट काउंसिल हो गई। तो यहाँ पे स्टेट वाले आते हैं और स्टेट टू स्टेट होते हैं। फिर है NIC से नेट। ठीक है, तो सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ता है NIC नेट। ठीक है, और फिर है जैसे स्मार्ट गवर्नमेंट डॉट, तो ये क्या है, ये आंध्र, ये अब जो भी है मैं भूल गया। ठीक है, फिर ये क्या है देखो, खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटक का है, स्मार्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसका है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है जो डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है, इससे क्या हुआ, तो इससे सहकारी संघवाद बढ़ेगा, सहयोग तथा समन्वय को बढ़ावा मिलेगा, विभिन्न मुद्दों को सुलझाना इसमें आसान हो जाएगा, आपसी समस्याओं को सुलझाने हेतु मैकेनिज्म तैयार करना। फिर है इमरजेंसी में एक दूसरे से संपर्क करना, तो उसके लिए ये उपयोगी है। अब जैसे अपन देखें तो अरे यार क्या हो गया ये, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे देखो, जैसे हम्म, जैसे ये तो अपन ने देख लिया, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ये अपन ने बताई दिए थे। ऊर्ध्वाधर में सेंटर स्टेट लोकल बॉडी, क्षैतिज में कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, फिर उसमें भी जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, और ये सब उनके तहत अपन स्टेट टू स्टेट में। और इसके एग्जाम्पल अपन ने देखे, जैसे ई ग्राम स्वराज ऐप, एक हो गई स्मार्ट गवर्नमेंट, ये है आंध्र प्रदेश की, एक है खजाने के लिए कर्नाटक के लिए। ठीक है, तो अपन ने सारा देख लिया खजाने प्रोजेक्ट। फिर चिंताएं क्या है इसमें, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से बिना सलाह समन्वय के समवर्ती सूची पर कानून बनाकर थोपना। दूसरा, राजनीतिक विचारधारा के कारण मतभेदों का समाधान मुश्किल होना। फिर है
प्रतिस्पर्धी संघवाद का अभाव राज्यों के मध्य। फिर है राज्यपाल के माध्यम से राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करना। फिर अंतर्राज्यीय नदी विवाद, स्थानीय स्व शासन निकायों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण, और है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। तो ये सब इसकी क्या है, चिंताएं हैं। फिर है जैसे G2B, तो इसका देखो क्या है, तो सरकार का बाजार से संबंध, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गए डी पोर्टल, जिसमें ई बिडिंग है, ई ऑक्शन है, ठीक है। फिर जैसे निजी व्यापारी, कंपनियां, कॉरपोरेट घराने, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये सब आती हैं इसके अंदर में। फिर जैसे इसमें देखो और देखें तो ई टेंडरिंग हो गए, ई नाम हो गया, ई टैक्सेशन हो गया, ई ट्रांजिट परमिट हो गया, ई वी विल हो गया, जैम हो गया, फास्टैग हो गया, ई काउंसलिंग हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य फायदा क्या है, तो नीलामी प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को दूर कर देता है ये। फिर देश के कृषि बाजार का एक रूप प्रदान करता है। फिर टैक्सेशन को इजी बनाता है, टैक्स चोरी को कम करता है। फिर जंगली उत्पादों के ट्रांसपोर्ट हेतु फास्ट क्लियरेंस हो जाता है। फिर टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम करता है, जैसे कि अपना फास्टैग हो गया। फिर अपन सारे एग्जांपल दे देंगे, इनाम विनाम, ठीक है। फिर आगे है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस को बढ़ाता है, जिससे हमारा टाइम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके देखा अपन ने। अब इसकी चिंताएं क्या हैं, तो चिंताएं जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। फिर दूसरा है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जिसके अंदर फिर तीसरा है कानूनों में व्याप्त विसंगतियां तथा अतिव्याप्तता। फिर है डाटा सिक्योरिटी एक चुनौती है। फिर है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लो आयकर ना होना। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसमें लोक लुभावन राजनीति आ जाती है। फिर है G2C, तो सरकार व आम जनता के मध्य संबंध। तो इसमें एग्जांपल होगा जैसे ई एजुकेशन, टेली मेडिसिन, कृषि सेवा केंद्र, DBT, LPG सब्सिडी, ई सर्टिफिकेट जिसमें आ गए आधार, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, ई पासपोर्ट, ठीक है। जैसे ई संजीवनी आ गया, PM ई विद्या आ गया, ई चौपाल भी इसका उदाहरण है। फिर फायदे क्या हैं, तो इक्वल एक्सेस टू एवरीवन होता है, सबको समान पहुंच मिल जाती है। फिर दुर्गम स्थानों तक प्रशासन की पहुंच हो जाती है। प्रशासनिक शून्यता को भरा जा सकता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या बोलेंगे उसको, जीरोनेस यार, मतलब जो भी है आप समझ गए तुम लोग, ठीक है। फिर पंचायती राज दफ्तरों में रिश्वतखोरी में कमी आएगी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार कम होगा। ऑनलाइन सूचना प्राप्त की जा सकेगी। त्वरित प्रशासन होगा इसके कारण। क्षेत्रीय व आर्थिक असमानताएं कम होंगी। समावेशी विकास होगा। अब इसकी समस्याएं क्या हैं, तो इसकी समस्याएं दो हो सकती हैं, सरकारी या नागरिक। तो सरकारी में लैक ऑफ, मतलब विल पावर, किसी की इच्छा शक्ति की कमी है। फिर HRD इशू, यानी मतलब मानव विकास की कमी है। फिर नागरिक का क्या है, तो डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल साक्षरता की कमी है, ठीक है। फिर है इसके जैसे और अपन उदाहरण देखें तो जैसे ई रूपी हो गया, ई लोक अदालत हो गया, ई पाठशाला, ये सब देख लिया अपन ने। फिर आगे चलें तो अपन ने वही देखा सर, इसकी जो दिक्कतें हैं, तो देखो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, उचित फीडबैक तंत्र का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, डाटा सुरक्षा कानून का अभाव, सुरक्षा सूचना अपडेट ना करना, ये सब किसी दिक्कत है। फिर नागरिक साइड से देखें तो डाटा लीक व निजता का उल्लंघन, जागरूकता का अभाव। फिर एक आता है G2E, तो इसमें आता है सरकार का कर्मचारियों से संबंध। इसमें ऑनलाइन संबंध, नेटवर्किंग के तहत जुड़ना। तो एग्जांपल है जैसे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ई दौरा, ई ट्रेनिंग, ई लीव, ई सैलरी, फिर ई पेंशन, ई निगरानी, ई फाइलिंग, फिर SSOID। तो ये सब इसके फायदे और उद्देश्य क्या है, तो फायदे जैसे सरकार कर्मचारी संबंधों में सुधार हुआ, जिससे फीडबैक सिस्टम मजबूत हुआ, जवाबदेहिता में वृद्धि हुई, पारदर्शिता में भी वृद्धि आई है, और कार्य फिर प्रशासन में कार्य कुशलता प्रभावशीलता का विकास हुआ है, प्रबंध बेहतर हुआ है तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हुआ है। नियम आधारित की बजाय परिणाम उन्मुखी तंत्र का विकास हुआ है। फिर इसमें चिंताएं क्या हैं, तो चिंताएं जैसे प्रशासन में मानवीय मूल्यों की कमी है,
कर्मचारी द्वारा इनसे बचने हेतु नए रास्ते अपनाए जाने लगे हैं। कार्मिक सक्षमता को प्रभावित किया है इसने, और कर्मचारियों में प्रशिक्षण व ज्ञान की कमी है। अब अपन बोले तो सामान्यतः ई गवर्नेंस के अंतरक्रियात्मक प्रतिमान व अंतर संबंध तक ही सीमित दिखाए जाते हैं, जिसका एक पक्ष सदैव सरकार होती है। लेकिन वर्तमान समय में हम शासन के व्यापक विचार को मानते हैं, जहाँ निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, नागरिक स्वतंत्र रूप में भी शासन को प्रभावित कर सकते हैं। अतः ई गवर्नेंस में यदि B2B, B2C एंड C2C अंतरक्रियाएं हों, जहाँ सरकार एक पक्ष नहीं है, तब भी यह शासन की आवश्यकताओं को जन्म देता है। जैसे कि B2B में जैसे मोनोपोली हो गई, फिर है ये समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा है ये। फिर इन सबको रोकने के लिए CSR सुनिश्चित करने हेतु और कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करने हेतु, फ्री एंड फेयर मार्केट प्रैक्टिस सुनिश्चित करने हेतु, विशल ब्लोअर की सुरक्षा करने हेतु, फिर जैसे इन्हीं भूमिका के निर्वाह हेतु सरकार नियामक एजेंसी की स्थापना की है तथा इसके माध्यम से ग्लोबल मानक तथा अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता का भी पालन किया जाता है, जैसे IRDA, सेबी और RBI, PFRDA। फिर है B2C यानी कॉरपोरेट टू सिटीजन की, तो ई का जो ई कॉमर्स के नियमन में, फिर लेबर मार्केट में मजदूरों के हित साधने में, फिर MSP के माध्यम से न्यूनतम इनकम प्रदान करना तथा न्यूनतम कीमत तय करना, फिर है बाल श्रम जैसे मुद्दों हेतु कानून बनाना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाना, न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल व कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग एक्ट लाना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाना, फिर विभिन्न कानूनों के माध्यम से फैक्ट्री वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करना, इन्फ्लेशन की स्थिति में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना तथा इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, फिर मिनिमम वेजेस तथा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन की निगरानी करना, काला बाजारी व जोखिम जमाखोरी रोकना। फिर यह कार्य सरकार मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है। ठीक है। हम्म, अब आगे अगला है C2C, जिसमें नागरिक नागरिक संबंध। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना, सोशल मीडिया पर हिंसात्मक सामग्री, अश्लील तथा सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री के खिलाफ कानून लाना। फिर है साइबर क्राइम रोककर। फिर अगला है फेक न्यूज़ पर कौन क्या है कंट्रोल करना और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना। फिर सरकार C2C संबंधों से दूर नहीं रह सकती, अन्यथा यह बहुत सी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अब डिजिटल इंडिया 9 स्तंभ, इसके 9 स्तंभ क्या है डिजिटल इंडिया के? तो इसका है कि सबको मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ना, पहला। दूसरा है पब्लिक इंटरफेस एक्सेस कार्यक्रम। तीसरा है ब्रॉडबैंड हाईवे। चौथा है ई क्रांति, जिसमें सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। फिर है ई गवर्नेंस, जिसकी तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार करना। फिर है सभी के लिए सूचना उपलब्ध करवाना। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करना। फिर है रोजगार हेतु ICT का उपयोग करना और एक है समय पर फसल कटाई कार्यक्रम का संचालन करना, यानी अर्ली हार्वेस्ट। फिर इसके लिए प्रयास क्या क्या किए हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण हुआ है 1970 में। फिर NIC की स्थापना हुई है 1977 में। फिर है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लाए हैं 1980 में। और एक है CDEC बनाया हमने 1988 में। और NIC -NAT लाए हम 1987 में। डिजिटल इंडिया मिशन लाए हैं 2005 में। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लाए हैं 2005 में। उसके बाद हम डिजिटल इंडिया लाए हैं 2015 में। फिर है नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 2005। तो इसका क्या है? तो इसने क्या 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट, MCA 21, पेंशन, इनमें। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत, कृषि, पुलिस में। फिर एकीकृत में जैसे ई व्यापार, ई मंडी, ई कोर्ट, ई विस, ये सब लाए हैं। और इसने ई इंफ्रा या ई कनेक्ट की भी बात की है, जिसमें स्टेट वाइज एरिया नेट लाए। फिर स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण करवाया हमने, सर्विस डिलीवरी गेटवे लाए, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब लाए, जिससे जन सुविधा केंद्र बने। इसके बाद आया कौन सा? डिजिटल इंडिया। तो इसको फ्रॉम नोट से देख सकते हैं और इसके 9 स्तंभ हैं। अब है इसमें जैसे इसकी उपलब्धियां क्या हैं, अब देखें तो
जैसे शिलोंग में घोषणा पत्र लाए हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे पीएम जनधन, डिजी लॉकर, जैम, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ई पाठशाला, भीम, ई हॉस्पिटल, ये सब लेके आए हैं। फिर है जैसे अपन डिजिटल इंडिया, फिर है CCTNS और DBT। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे कोर PDS छत्तीसगढ़ में, ज्ञान दूत लाए हैं MP में, लोकवाणी लेके आए यूपी में, भूमि ऐप लेके आए कर्नाटक में, फ्रेंड्स लेके आए केरला में, भामाशाह कार्ड लेके आए राजस्थान में, ई ग्राम समाज पोर्टल लेके आए हैं हम एक। फिर है भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में रूपांतरित करने के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कौन सा, डिजिटल इंडिया मिशन। और इसके 9 स्तंभ तो अपन ने बताए ही थे यार ये। फिर है शिलोंग घोषणा, जो अपन ने बात करी थी यहाँ पे कि उपलब्धियों में, तो शिलोंग घोषणा क्या है, तो इसको प्री के एंड मेंस के लिए नोट से देख लेना है। ARC की 11वीं रिपोर्ट में इसमें बात की है, ई गवर्नेंस पर है ये। डिजिटल इंडिया फ्रेम फ्रॉम सक्सेस टू एक्सीलेंस, उस पर बात करता है ये। फिर रिकमेंडेशन, यदि याद नहीं हो तो समस्या का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो उसमें स्टेज ऑफ ई गवर्नेंस बताएंगे। फिर अपन बताएंगे जैसे ई डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीप है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, कल्चरल लीप है, फिर है परस्पर क्रिया इंटरवेंशन। तो ये सब बताएंगे, जैसे सूचना जिसको हम जैसे वेब प्रेजेंस से, फिर है इंटरेक्शन परस्पर क्रिया, फिर तीसरा होता है कार्य संपादन यानी ट्रांजैक्शन, फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, और फिर होता है ई डेमोक्रेसी जिसमें आता है संबंध सरकार की। तो स्टेज ऑफ ई गवर्नेंस, पहला आता है वेब प्रेजेंस सूचना, फिर है परस्पर क्रिया यानी इंटरेक्शन, फिर है ट्रांजैक्शन यानी कार्य संपादन, फिर है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, फिर है ई डेमोक्रेसी यानी संबद्ध सरकार। मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव, तो इसमें ता प्लस एस, तो प्रशासन में गति लाता है, ये सदैव रहता है 24/7। फिर सूचित समाज होता है, ग्लोबल सिटीजन बनता है बनाता है। फिर G2G, G2B, G2C एक्सेट्रा और ई गवर्नेंस का प्रयोग करता है, जिससे प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उपयोग करते हैं हम। फिर चिंताएं क्या है इसकी, तो ह्यूमन वर्क करता है कहाँ से, मशीन, जिससे बेरोजगारी हो रखी है, इसकी चिंताएं क्या है, तो ह्यूमन की जगह वर्क करने लगी क्या मशीन, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर प्रशासन में संवेदनहीनता को बढ़ाती है, प्रशासन प्रबंध की कला को नकार देते हैं, प्रशासनिक प्रबंध की कला को नकार देता है ये। फिर प्रारंभिक स्तर पर व्यय की कमी है, अब यहाँ पे कला को नकार देता है क्योंकि मानव करता था पहले, अब मशीन करने लगी है। फिर है डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दे रहा है, जो कि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में बताया है, डिजिटल जेंडर डिवाइड में। फिर इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर क्राइम की समस्या है, डाटा लीक की समस्या है, संबंधों का मशीनीकरण है, डाटा सुरक्षा कानून का अभाव है। फिर है फ्रॉम बुकलेट, तो RTI 1B.B से क्वेश्चन बनाकर करें। तो इसमें क्या है देखो, 1. ARC ने अपनी पहली रिपोर्ट में शीर्षक दिया है, सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी है, इस शीर्षक को चरितार्थ करें। तो इस पे बताना है अपन को पहला तो, ठीक है। फिर 1B9 पेज 27 से करना है, ई गवर्नेंस, जिसमें पेज 42 नागपुर संकल्प क्या है, 12 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, शिलोंग घोषणा पत्र क्या है, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्या है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयास क्या है, तो ये सब बताने हैं। अब स्टेज ऑफ ई गवर्नेंस अपन ने बात कर रहे थे कहाँ पे, यहाँ पे ये। तो स्टेज ऑफ ई गवर्नेंस आ गई तो अपन क्या बताएंगे, तो है पहली सूचना, सूचना जिसमें ई गवर्नेंस का प्रथम चरण है। फिर सामान्य सूचना व संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें वेबसाइट पर उपलब्ध कराना, वह उपलब्ध होना, ठीक है सॉरी। तो सामान्य सूचना व संबंधित प्रक्रिया वेबसाइट पे उपलब्ध होना, कि कोई सूचना है या कोई प्रक्रिया है उसको वेबसाइट पे दे देना, तो प्रथम चरण है। फिर दूसरा चरण आता है जिसमें परस्पर क्रिया होती है, जैसे ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछना, सर्च इंजन के प्रयोग से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना, ठीक है। फिर तीसरा है कार्य संपादन, जिसमें ऑनलाइन टैक्स भरना,
फिर क्या है, बीमा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना। चौथा है रूपांतरण, जिसमें सभी सूचना प्रणाली एकीकृत होना, सभी सूचनाओं के लिए एक बिंदु होना ही अंतिम लक्ष्य है। फिर संबंध सरकार, तो इसमें क्या है, सरकार द्वारा समय को एक इकाई के रूप में रूपांतरण करना, ये सब है। इसके क्या है, स्टेज। फिर ई गवर्नेंस में बाधा, तो बाधा देखें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, डाटा सुरक्षा कानून का नहीं होना, डाटा स्थानीयकरण एक मुद्दा है, और देखें तो 5G में देरी है, मानव कुशल कुशल मानव संसाधन का अभाव है। फिर साइबर सिक्योरिटी चुनौती है, निजता को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर है और कि जैसे हमारे नागरिक हैं वो गरीब हैं, जागरूकता की कमी है, डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी की कमी है। फिर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकारी प्रयास तो अपन ने बताई थे, जैसे ई नाम है, ई ई लाभ, फिर ई पाठशाला, ई ग्राम, ई स्वराज ऐप, ई ग्राम स्वराज ऐप, फिर ई मंडी, ई कोर्ट्स, ई संजीवनी, ई दाखिल, ई रूपी। फिर सेकंड एआरसी ऑन ई गवर्नेंस, तो सेकंड एआरसी ने क्या कहा है ई गवर्नेंस के बारे में, तो ई गवर्नेंस परियोजनाओं की पहचान व प्राथमिकता का निर्धारण करना। दूसरा, सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। तीसरा, साइबर सुरक्षा व निजता संबंधी खतरों से निपटना। फिर चौथा, ई गवर्नेंस पहलों के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुकूलन वातावरण तैयार करना। फिर है क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करना। और एक बताया है उसने, सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना का मूल्यांकन व अपडेट करना। अब अगला है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी।